नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का WOP के इस चैनल डॉक्टर विनी शर्मा में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। प्रिय विद्यार्थियों, हमने इस अध्याय में संसद की भूमिका और कार्य में राज्यसभा के बारे में हमने जाना। हम लोकसभा की रचना और गठन के बारे में जानकारी हासिल करते हैं, उसके बारे में समझने का प्रयास करते हैं। लोकसभा, जिसे कि हम निम्न सदन, प्रथम सदन और द्वितीय सदन भी कहते हैं, इसकी रचना इस प्रकार से की गई है। प्रिय विद्यार्थियों, इसमें बताया गया है कि लोकसभा भारतीय संसद का प्रथम सदन है, जिसके पास सभी सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष रीति से चुने जाते हैं। लोकसभा में राज्यों के अधिक से अधिक 530 प्रतिनिधि हो सकते हैं और संघ शासित क्षेत्रों के 20 सदस्य हो सकते हैं। 550 सदस्यों के अलावा राष्ट्रपति यदि यह समझे कि एंग्लो इंडियन समाज को उचित प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं हुआ है, तो वे इस समाज के अधिक से अधिक 2 सदस्य लोकसभा के लिए मनोनीत कर सकते हैं। कुल मिलाकर लोकसभा में अब ज्यादा से ज्यादा 552 सदस्य हो सकते हैं, पर इस समय लोकसभा की कुल सदस्य संख्या 545 है, जिनमें से 530 सदस्य राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं, 13 संघ शासित क्षेत्रों का और राष्ट्रपति द्वारा नामजद किए गए 2 सदस्य एंग्लो इंडियन समाज के प्रतिनिधि होते हैं। इसके बाद आता है विद्यार्थियों बालिग मताधिकार। बालिग मताधिकार से अभिप्राय यह है कि ऐसे प्रत्येक बालिग स्त्री पुरुष जो लोकसभा के चुनावों में मत देने का अधिकार रखते हैं। 61वें संविधान संशोधन से पहले मत देने की आयु 21 वर्ष थी, लेकिन 61वें संविधान संशोधन के बाद 21 वर्ष से घटाकर इसकी आयु, मतदान की आयु 18 वर्ष कर दी गई। मतदाता की आयु 18 वर्ष कर दी गई। जाति, धर्म, लिंग, संप्रदाय, जन्म स्थान, आय तथा साक्षरता के आधार पर कोई व्यक्ति मताधिकार से वंचित नहीं किया गया है और इस दृष्टि से हमारा संविधान पूर्ण लोकतांत्रिक संविधान है। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि भारत का संविधान एक ऐसा संविधान है जिसने भारत को स्वतंत्रता प्राप्त होते ही स्त्री मताधिकार का अधिकार दिया। सदस्यों की योग्यताओं के बारे में यदि हम प्रकाश डालें तो वह लोकसभा का सदस्य बन सकता है नागरिक हो और कम से कम 25 वर्ष की आयु को पूरा करता हो और इसके उपरांत वे सभी योग्यताएं रखता हो जो संसद द्वारा निर्धारित की गई हैं। अनुच्छेद 102 में यह बताया गया है कि कोई व्यक्ति लोकसभा का सदस्य नहीं बन सकता यदि वह सरकारी लाभ के पद पर आसीन हो, पागल हो, दिवालिया हो, भारत का नागरिक न हो अथवा किसी और देश का नागरिक बन गया हो, संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून के अंतर्गत संसद की सदस्यता के लिए अयोग्य ठहराया गया हो। इन अयोग्यताओं के अलावा 1950 और 1951 के जनप्रतिनिधि अधिनियमों ने कुछ और अयोग्यताएं निर्धारित की हैं, जैसे कि वे व्यक्ति भी चुनाव नहीं लड़ सकेंगे जो चुनावी भ्रष्टाचार के कारण अयोग्य घोषित किए गए हैं अथवा जिन्होंने निर्धारित समय के भीतर चुनाव व्यय संबंधी विवरण प्रस्तुत नहीं किया है। दूसरा, जो किसी अपराध या देशद्रोह के जुर्म में 2 वर्ष या उससे अधिक समय के लिए कारावास दंड भुगत चुके हैं। सांप्रदायिकता, छुआछूत, रिश्वतखोरी और सती प्रथा के अपराधी तथा आतंकवादी संगठनों के सदस्य भी चुनाव में उम्मीदवार नहीं बन सकेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों,
इससे हमें क्या ज्ञात होता है? इससे हमें यह पता चलता है कि सदस्यों की योग्यता से संदर्भित यदि कोई व्यक्ति इन प्रकार के मामलों में फंसा होता है तो वह योग्य नहीं माना जाएगा, वह लोकसभा के चुनाव के लिए नहीं खड़ा हो सकता। इसके बाद आता है स्थान आरक्षण की बात। लोकसभा में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटें आरक्षित की गई हैं, परंतु अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों का चुनाव प्रादेशिक आधार पर किया जाता है। उस निर्वाचन क्षेत्र में रहने वाले सभी मतदाता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं। जो व्यक्ति चुना गया है वह समूचे निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है, केवल अपनी जाति का प्रतिनिधित्व नहीं करेगा। वह संपूर्ण क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करेगा। कहने का तात्पर्य यह है विद्यार्थियों कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए उम्मीदवारों का आरक्षण किया जाता है, लेकिन जिस निर्वाचन क्षेत्र में रहने वाले सभी मतदाता अपने प्रतिनिधियों का चुनते हैं तो वे संपूर्ण जनता का प्रतिनिधित्व करेंगे। ऐसा नहीं है कि वे सिर्फ अपने ही समुदाय या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लोगों का ही करेंगे, वो समूचे निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करेंगे, किसी जाति विशेष का नहीं। सदस्यता का अंत। यदि कोई व्यक्ति एक साथ कई निर्वाचन क्षेत्रों से चुन लिया जाए तो एक चुनाव क्षेत्र के अलावा और सभी क्षेत्रों से उसकी सदस्यता का अंत हो जाएगा। सदन की सदस्यता और भी कई कारणों से समाप्त हो सकती है, जैसे कि बिना पूर्व अनुमति के लगातार 60 दिनों से अधिक समय तक अधिवेशनों में उपस्थित नहीं होगा तो उसकी सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी। लोकसभा की सदस्यता ग्रहण कर लेने के पश्चात सरकारी लाभ के पद को स्वीकार कर लेना या दल बदल या अन्य किसी कारण से लोकसभा के लिए अयोग्यता घोषित किया जाना, इसके अलावा अध्यक्ष को लिखकर सदन की सदस्यता से त्याग पत्र देना, इन सब आधारों पर लोकसभा में सदस्यों की योग्यता को खत्म कर दिया जाएगा, समाप्त कर दिया जाएगा। लोकसभा का कार्यकाल। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, यह सभी को विदित है, परंतु राष्ट्रपति इससे पहले भी इसका विघटन कर सकता है। भारत की चौथी लोकसभा 27 दिसंबर 1970 को अपनी पूर्ण अवधि से 14 माह पहले ही भंग हो गई थी। हमारे संवैधानिक इतिहास में लोकसभा को उसकी अवधि से पहले ही भंग किए जाने का यह पहला अवसर था। 12वीं लोकसभा का कार्यकाल सिर्फ 13 महीनों का ही रहा। आपात स्थिति के दौरान लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है, अर्थात यह जरूरी नहीं है कि 5 वर्षों के बाद लोकसभा का चुनाव होना ही चाहिए, परंतु एक बार से अधिक 1 वर्ष के लिए ही कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। यद्यपि एक वर्ष करके यह वृद्धि अनिश्चित काल तक भी चली जा सकती है। आपात स्थिति के समाप्त हो जाने के बाद 6 महीने के भीतर नई लोकसभा का चुनाव हो जाना चाहिए। इसके बाद आता है लोकसभा के अधिवेशन। लोकसभा के अधिवेशन में राष्ट्रपति को संसद का अधिवेशन बुलाने का अधिकार होता है, उसे स्थगित करने का अधिकार होता है, उनमें भाषण देने का अधिकार प्राप्त होता है। 1 वर्ष में लोकसभा के कम से कम 2 अधिवेशन अवश्य होने चाहिए। एक अधिवेशन की अंतिम बैठक और दूसरे अधिवेशन की प्रथम बैठक के बीच में 6 माह का अंतराल 6 महीने से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। लोकसभा में विपक्ष का नेता। संसदीय लोकतंत्र में विपक्ष का नेता एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ब्रिटेन में विरोधी दल के नेता को राजकोष से इसलिए वेतन दिया जाता है ताकि वह प्रभावी ढंग से सरकार का विरोध कर सके। 1977 में भारत में भी एक ऐसी ही प्रथा की शुरुआत की गई और लोकसभा में विपक्ष के रूप में वैधानिक मान्यता उसी पार्टी को दी जा सकती है जिसके कम से कम 55 सदस्य हों। विपक्ष के नेता की वही स्थिति या प्रतिष्ठा है जो एक कैबिनेट स्तर के मंत्री की होती है। 2009 में 15वीं लोकसभा के गठन के बाद भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी विपक्ष के नेता घोषित किए गए थे। अब वर्तमान में
विपक्ष के नेता कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष को चुना गया है। कहने का तात्पर्य यह है विद्यार्थियों, लोकसभा में या सत्तारूढ़ दल के समक्ष एक विपक्षी नेता का होना इसलिए भी आवश्यक है कि वह समय समय पर अपने सत्तारूढ़ दल का या सत्तारूढ़ सरकार का की आलोचना कर सके और उसके द्वारा किए गए कार्यों, प्रशंसनीय कार्यों की प्रशंसा और सराहना करता रहे, जिससे कि वह सरकार सजग होकर अपने देश हित के लिए, राष्ट्र हित के लिए कार्य कर सके। लोकसभा के पदाधिकारी लोकसभा अपने सदस्यों में से ही अपना एक अध्यक्ष यानी कि स्पीकर को चुनती है और एक उपाध्यक्ष को चुनती है। ये दोनों इन पदों पर उसी समय तक रहते हैं जब तक कि वे सदन के सदस्य हों। सदन की सदस्यता के समाप्त होते ही उन्हें इन पदों से हटना पड़ता है। लोकसभा बहुमत से एक प्रस्ताव पास करके इनमें से किसी भी पदाधिकारी को उसके पद से हटा सकती है। सदन की समितियों के बारे में इस प्रकार से हम प्रकाश डाल सकते हैं। प्रथम, वे समितियां जो सदन के गठन और विशेषाधिकारों से संबंध रखती हैं। इन समितियों में नाम आते हैं नियम समिति, कमेटी ऑन रूल्स, विशेषाधिकार समिति, कार्य मंत्रणा समिति, आश्वासन समिति। इनमें विशेषाधिकार व आश्वासन समितियां बहुत महत्वपूर्ण हैं। विशेषाधिकार समिति सदन के विशेषाधिकारों को भंग किए जाने की शिकायतों पर विचार करती है। आश्वासन समिति इस बात की जांच करती है कि मंत्रियों द्वारा दिए गए आश्वासन कहां तक पूरे किए गए हैं। इस प्रकार से ये समितियां सदन के गठन और विशेषाधिकारों से संबंध रखती हैं। दूसरे प्रकार की समितियां वे समितियां होती हैं जो कानून बनाने के कार्य में मदद पहुंचाती हैं। मार्च 1993 में एक नई समिति प्रणाली की शुरुआत हुई। अब संसद की 17 स्थायी समितियां होंगी। प्रत्येक समिति में 45 सदस्य होंगे, जिनमें 30 लोकसभा तथा 15 राज्यसभा से होंगे। कृषि, विज्ञान, पर्यावरण, जंगलात आदि अलग अलग विभागों से संबंधित ये समितियां सिर्फ उन्हीं विधेयकों पर विचार करेंगी जो उनके अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। समितियां विधेयकों पर विचार विमर्श करके अपनी रिपोर्ट संसद को प्रस्तुत करती हैं। तीसरे प्रकार की समितियां वे समितियां हैं जिन्हें वित्तीय कार्य सौंपे जाते हैं, जैसे कि लोक लेखा समिति, प्रांकलन समिति, लोक उपक्रम समिति। लोक लेखा समिति ये देखती है कि भारत सरकार के विभिन्न विभागों का खर्च नियमानुसार हुआ है या नहीं। वह अपव्यय यानी फिजूल खर्ची के मामलों को भी देखती है और लेखा नियंता और महालेखा निरीक्षक की रिपोर्ट की भी जांच करती है। प्रांकलन समिति यह बताती है कि खर्च में किफायत किस तरह की जा सकती है तथा प्रशासनिक ढांचे में फेरबदल करके कम धन से ज्यादा अच्छे परिणाम कैसे प्राप्त किए जा सकते हैं। समिति के सभापति की नियुक्ति लोकसभा का अध्यक्ष करता है और लोक उपक्रम समिति सरकारी उद्योगों की रिपोर्ट की जांच करती है और यह देखती है कि ये उद्योग या व्यवसाय कुशलता पूर्वक चलाए जा रहे हैं या नहीं। प्रिय विद्यार्थियों, इस चित्र में या इस चार्ट में हम यह देख सकते हैं कि लोकसभा में विभिन्न राज्यों व संघ शासित क्षेत्रों के लिए किस प्रकार से सीटें निर्धारित की गई हैं। इसमें आप देख सकते हैं एक कॉलम में राज्य बता रखा है और दूसरे कॉलम में सीटों का बंटवारा बता रखा है। और इसमें आप देख सकते हैं आंध्र प्रदेश की 42 सीटें हैं और सबसे कम सीटों में हम मिजोरम, नागालैंड एक देख सकते हैं, सिक्किम की देख सकते हैं एक, और उत्तर प्रदेश की हम देख सकते हैं 80 सीटें निर्धारित की गई हैं। कुल मिलाकर के 530 सीटें हैं। अब इसमें अगर हम संघ शासित क्षेत्रों की बात करें तो इनमें 7 संघ शासित क्षेत्र बताए गए हैं और इसमें एक सीट और दिल्ली से 7 सीटों की बात की गई है और 2 एंग्लो इंडियन सदस्य जो मनोनीत सदस्य कहलाते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप इस चित्र के माध्यम से आप इन सीटों को देख सकते हैं और स्मरण में रख सकते हैं।
लोकसभा अर्थात संसद की स्थिति, शक्तियां और भूमिका। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि हमने राज्यसभा अर्थात उच्च सदन की शक्तियों और भूमिका के बारे में हमने स्पष्ट किया था, उसी प्रकार से लोकसभा की भी अपनी कुछ शक्तियां हैं जिनके आधार पर वह कार्य करती है। संसद की वास्तविक स्थिति और भूमिका का अध्ययन करने के लिए हमें दो बातों पर विचार करना होगा। पहला, संसद की औपचारिक या कानूनी शक्तियां और विशेषाधिकार क्या होते हैं, और दूसरा, उसकी अब तक की वास्तविक उपलब्धियां क्या हैं। संसद की शक्तियों में हम सबसे पहले लेते हैं विधायी शक्ति अर्थात कानून निर्माण करने की शक्ति। कानून निर्माण की शक्ति के अंतर्गत उसे इन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार दिया जाता है, वे सभी विषय जो संघ सूची में दिए गए हैं, और दूसरा वे विषय जो समवर्ती सूची में दिए गए हैं। कुछ विशेष परिस्थितियों अथवा जैसे कि आपात स्थिति में वह उन विषयों पर भी कानून बना सकती है जो राज्य सूची में शामिल है। कहने का तात्पर्य यह है विद्यार्थियों कि संघीय सूची अर्थात केंद्र लोकसभा जो है वो संघीय सूची के विषयों पर कानून बना सकती है, समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बना सकती है, और आपात स्थिति में राज्य सूची के विषयों पर भी कानून का निर्माण कर सकती है। संसद द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति के लिए भेजे जाते हैं, और राष्ट्रपति को यह अधिकार होता है कि उस पर अपनी स्वीकृति दे अथवा न दे, यह उसकी इच्छा पर है। वे यदि चाहे तो किसी भी विधेयक, बशर्ते वह धन विधेयक न हो, को संसद के पास पुनर्विचार के लिए लौटा भी सकते हैं, और संसद यदि दोबारा उस विधेयक को पास कर दे तो राष्ट्रपति को उस पर अपनी अनुमति देनी पड़ती है। कहने का तात्पर्य यह है विद्यार्थियों कि लोकसभा के द्वारा जो विधेयक पास करके राष्ट्रपति के पास पहुंचा दिया जाता है हस्ताक्षर करने के लिए, तो राष्ट्रपति उसे पुनर्विचार के लिए वह लोकसभा में वापस भेज सकता है या संसद में वापस भेज सकता है, और वह संसद यदि दोबारा उसे राष्ट्रपति के लिए एज इट इज वापस हस्ताक्षर के लिए भेजती है तो राष्ट्रपति को अंततः अनुमति देनी ही पड़ेगी। इसके बाद आता है विद्यार्थियों वित्तीय शक्तियां। संसद की अनुमति के बिना न तो कोई नया कर लगाया जा सकता है और न कोई पैसा खर्च किया जा सकता है। शासन के सभी विभागों के व्यय का अनुमान संसद के समक्ष रखा जाता है, और इस बात का निश्चय भी संसद की करती है कि वह रुपया कहां से तथा किस प्रकार प्राप्त किया जाएगा। इस संबंध में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि वित्त के क्षेत्र में जो भी शक्तियां भारतीय संसद को प्राप्त होती हैं, वे वास्तव में लोकसभा की ही शक्तियां होती हैं। बजट अथवा कर संबंधी प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही पेश किए जा सकते हैं, राज्यसभा में नहीं। यह हमने राज्यसभा में भी पढ़ा था कि राज्यसभा में सामान्य विधेयक पेश किए जा सकते हैं, वित्तीय विधेयक जो है लोकसभा में पेश किए जाते हैं। जब किसी धन विधेयक को लोकसभा पास कर देती है तो वह राज्यसभा को भेज दिया जाता है, परंतु राज्यसभा द्वारा किए गए संशोधनों को मानना या न मानना लोकसभा की इच्छा पर निर्भर करता है। बजट में शामिल कुछ मदें ऐसी होती हैं जो भारत की संचित निधि पर भारित होती हैं, अर्थात इनके संबंध में प्रति वर्ष संसद की स्वीकृति लेनी ही पड़ती है। संसद की स्वीकृति के बिना ही ये सब खर्चे किए जा सकते हैं। इनमें ऐसे कुछ महत्वपूर्ण मदे ये हैं: राष्ट्रपति का वेतन व भत्ते अथवा उनके पद से संबंधित अन्य खर्चे। दूसरा, राज्यसभा के सभापति व उपसभापति तथा लोकसभा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के वेतन भत्ते। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते व पेंशन इत्यादि। प्रशासनिक अथवा कार्यकारी शक्तियां। प्रशासनिक अथवा कार्यकारी शक्तियों में संसदीय प्रणाली में संसद का तीसरा महत्वपूर्ण कार्य प्रशासन तथा कार्यपालिका पर नियंत्रण रखना होता है। संविधान में कहा गया है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। इसका अर्थ यह होता है कि जहां तक मंत्रिपरिषद संसदीय नियंत्रण का प्रश्न है, लोकसभा की शक्तियां अर्थात राज्यसभा से कहीं ज्यादा व्यापक हैं। मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में ही पास कर सकती है, राज्यसभा में
नहीं, परंतु निम्नलिखित शक्तियों का उपयोग दोनों सदन कर सकते हैं, जैसे मंत्रियों से उनके विभागों के संबंध में प्रश्न पूछना, विभिन्न प्रस्तावों के माध्यम से मंत्रालय के कामकाज पर टीका टिप्पणी करना, मंत्रियों द्वारा पेश किए गए विधेयकों को नामंजूर कर देना अथवा उन विधेयकों को पास कर देना जिन्हें मंत्री नहीं चाहते। संविधान संशोधन संबंधी शक्तियां। संविधान संशोधन संबंधी प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। आमतौर पर ऐसे किसी प्रस्ताव के पास होने के लिए दोनों सदनों में 2/3 मतों की आवश्यकता होती है और परंतु कुछ विषय ऐसे भी होते हैं जिनके संबंध में कोई प्रस्ताव उस समय तक पारित नहीं माना जाएगा जब तक दोनों सदनों के 2/3 मतों की अतिरिक्त कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों की अनुमति भी प्राप्त न हो सके। ऐसे विषय वे हैं जो राज्यों के अधिकारों से संबंधित हैं और जैसे संसद में राज्यों के को दी गई सीटें अथवा केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा। संविधान संशोधन के संबंध में एक उल्लेखनीय बात यह भी है कि संशोधन की शक्ति असीम नहीं है। केशवानंद भारती 1973, मिनर्वा मिल्स 1980 नामक मुकदमों में उच्चतम न्यायालय ने यह कहा है कि संविधान के बुनियादी ढांचे को नष्ट करने का अधिकार संसद को बिल्कुल भी नहीं है। उच्चतम न्यायालय ने अपने किसी फैसले के अंतर्गत उन सभी तत्वों को सूचीबद्ध नहीं किया जो संविधान के बुनियादी ढांचे को प्रकट करते हैं। अर्थात संविधान का बुनियादी ढांचा क्या है, मूलभूत ढांचा क्या है, यह अस्पष्ट है। इस संबंध में अलग अलग न्यायाधीशों की अलग अलग राय होती है, फिर भी निम्नलिखित बातों को बुनियादी ढांचे का हिस्सा माना गया है, जैसे कि संविधान का लोकतांत्रिक और गणतंत्रीय स्वरूप, संविधान का संघात्मक ढांचा, धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की व्यवस्था, विधि का शासन और न्यायपालिका की स्वतंत्रता। इन विषयों को संविधान के मूलभूत ढांचे के अंतर्गत रखा गया है। 1971 के 42वें संशोधन अधिनियम के अनुसार जब कोई संशोधन विधेयक राष्ट्रपति के समक्ष उनकी अनुमति के लिए प्रस्तुत किया जाएगा तो राष्ट्रपति उस पर अपनी अनुमति देने से इनकार नहीं कर सकते, अर्थात उन्हें अनुमति देनी ही पड़ेगी। जनता की शिकायतों को सरकार तक पहुंचाना। संसद एक ऐसा मंच है जहां जनप्रतिनिधि जनता की आवाज को बुलंद कर सकते हैं और जहां से लोगों की इच्छाओं में मांगों को प्रकाश में लाया जाता है, क्योंकि लोकसभा जनता का प्रतिनिधित्व करती है। वहां पर कही गई हर बात सरकार का ध्यान आकर्षित करती है। इसके अतिरिक्त संसदीय वाद विवाद जनमत के निर्माण में सहायक होता है, क्योंकि जनता पार्लियामेंट के कार्य विवरण को बड़ी दिलचस्पी के साथ पढ़ती है और देखती है और ये समझने का प्रयत्न करती है कि सरकार किन नीतियों का अनुसरण कर रही है। अन्य कार्य और शक्तियों पर हम प्रकाश डालें तो उपरोक्त शक्तियों के अतिरिक्त संसद और भी कई शक्तियों का उपयोग करती है, जैसे कि संसद सदस्य राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के चुनावों में मत देने का अधिकार रखते हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग की कार्यवाही भी संसद में चल सकती है। संसद के दोनों सदन एक प्रस्ताव पास करके राष्ट्रपति से निवेदन कर सकते हैं कि उच्चतम न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उनके पद से अलग कर दिया जाए। संक्षेप में यदि हम देखें तो संसद समूचे राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करती है। वह राष्ट्रीय एकता की प्रतीक है और भारत के एक बहुभाषी, बहुधर्म वाले और बहुजातीय समाज का संगम है। संसद द्वारा बनाए गए कानून सभी देशवासियों के लिए बाध्यकारी हैं और संसद का क्षेत्राधिकार सुरक्षा, विदेशी मामले, मुद्रा और संचार तक ही सीमित नहीं है। उसमें अनेक ऐसे विषय भी शामिल हैं जो यद्यपि राज्यों के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं, पर जिनमें एकरूपता की दृष्टि से यदाकदा केंद्र का हस्तक्षेप अनिवार्य हो जाता है। सदस्यों के विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां। संसद को अपना कार्य ठीक ढंग से चलाने के लिए कुछ विशेषाधिकार प्राप्त हैं। वे विशेषाधिकार हैं कि विशेषाधिकारों के संबंध में अनुच्छेद 105 ये कहता है कि सदस्यों को सदन में भाषण की पूर्ण स्वतंत्रता होगी। सदन में दिए गए किसी भाषण या मत के लिए किसी सदस्य पर किसी भी न्यायालय में कोई कार्यवाही नहीं चलेगी।
सदस्यों के विशेषाधिकार जब तक स्पष्ट रूप से लेखबद्ध नहीं किए जाते हैं तब तक उन्हें वे सब अधिकार प्राप्त होंगे जो इंग्लैंड की कॉमन सभा के सदस्यों को प्राप्त हैं। संक्षेप में यदि हम कहें तो इन विशेषाधिकारों की चर्चा इस प्रकार है कि संसद के अधिवेशन के दौरान दीवानी मामलों के संबंध में किसी भी सदस्य को बंदी नहीं बनाया जा सकता। यदि भी किसी फौजदारी कानून या निवारक नजरबंदी कानून के तहत उसे बंदी रखा जा सकेगा। संसद के दोनों सदनों को अपनी कार्यवाही का क्रम निर्धारित करने की पूर्ण स्वतंत्रता है और सदन की मानहानि के लिए प्रत्येक सदन किसी भी व्यक्ति को दंडित कर सकता है और बाहरी लोगों के सदन में प्रवेश करने और सदन की कार्यवाही को देखने व सुनने के ऊपर पाबंदी लगाई जा सकती है। अब बात आती है संसद की वास्तविक उपलब्धियां और उसकी भूमिका क्या है कि वास्तव में व्यवहारिक धरातल पर संसद किस प्रकार से कार्य करती है। सबसे पहला आता है सामाजिक न्याय और आर्थिक प्रगति। स्वाधीनता के बाद बहुत से ऐसे कानून बनाए गए जैसे कि सामाजिक प्रगति पर जो बल देते हैं, जैसे 1955 का हिंदू विवाह अधिनियम, 1956 का हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1955 का अस्पृश्यता अधिनियम। महिला कल्याण के क्षेत्र में हम निम्नलिखित अधिनियमों की चर्चा कर सकते हैं, जैसे प्रसुविधा अधिनियम 1961, दहेज प्रतिबंध अधिनियम 1961 जिससे 1986 में संशोधित किया गया और सती प्रथा निवारण अधिनियम 1987 तथा 1992 के संविधान संशोधन अधिनियम जिनके अनुसार पंचायतों व नगर पालिकाओं आदि में एक तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई। 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन भी किया गया और संविधान के 77वें संशोधन 1995 द्वारा पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण सिर्फ शुरू में की जाने वाली नियुक्तियों के लिए ही नहीं बल्कि पदोन्नतियों के लिए भी जारी रहेगा, ऐसा निर्णय किया गया। हाल ही में किए गए एक संवैधानिक संशोधन के अनुसार आईआईटी और आईआईएम और केंद्रीय शिक्षा संस्थाओं में पिछड़े वर्गों के लिए कुछ सीटें आरक्षित की गई। आर्थिक क्षेत्र में संसद ने विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं को स्वीकृति प्रदान की, भूमि सुधार कानूनों को संवैधानिक संरक्षण दिया, महत्वपूर्ण उद्योगों को सार्वजनिक नियंत्रण में लाए जाने का आदेश देकर लोक कल्याणकारी राज्य की रचना में मदद पहुंचाई, मजदूरों और अन्य वेतनभोगी कर्मियों के लिए औद्योगिक विवाद अधिनियम, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम बनाए गए। ये अधिनियम काम के घंटे, साप्ताहिक अवकाश, चिकित्सा सुविधा, सुरक्षा, कल्याण कार्य के विषय में मानक सिद्धांत निर्धारित करते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक परिवार का एक वयस्क सदस्य वर्ष में कम से कम 100 दिन का रोजगार पाने का हकदार है और प्रारंभ में यह योजना सिर्फ 200 जिलों के लिए थी, पर अप्रैल 2008 से इसे पूरे देश में लागू कर दिया गया। योजनाबद्ध विकास के बावजूद आज भी देश की लगभग 1/4 जनसंख्या गरीबी की रेखा से नीचे का जीवन जी रही है। ये वे लोग हैं जिन्हें 2 वक्त का खाना, मौसम के हिसाब से जरूरी वस्त्र और सिर के ऊपर छत या छप्पर भी उपलब्ध नहीं है। भ्रष्टाचार और सरकारी विभागों की अकुशलता के कारण विकास योजनाएं और अन्य महत्वपूर्ण अधिनियम प्रभावी ढंग से लागू नहीं किए जाते हैं। कार्यपालिका पर नियंत्रण। कार्यपालिका पर नियंत्रण बहुधा यह कहा जाता है कि कार्यपालिका शक्तिशाली बन गई है और उस पर संसद का नियंत्रण ढीला पड़ता जा रहा है, पर पिछले लगभग 55 वर्षों में कार्यपालिका विशेषकर मंत्रियों की बहुत सी त्रुटियों को संसद में उठाया गया और उन पर बहस की गई। ऐसे अवसर भी आए जब संसदीय दबाव के कारण मंत्रियों को त्यागपत्र देना पड़ा। 1962 में भारत पर चीन के आक्रमण के बाद वी.के. कृष्ण मेनन को मंत्रिमंडल से हटना पड़ा और यद्यपि प्रधानमंत्री नेहरू को उन पर पूर्ण विश्वास था, गुलजारी लाल नंदा को इसलिए त्यागपत्र देना पड़ा क्योंकि गोवध विरोधी आंदोलन के दौरान वे दिल्ली में कानून व व्यवस्था बनाए रखने में विफल रहे। जिन प्रशासनिक अधिकारियों को संसद की अवज्ञा का दोषी पाया गया उन्हें समय समय पर प्रताड़ित भी किया गया। हमारी कार्यपालिका के स्तर का एक दुखद पहलू यह भी है
कि कार्यपालिका के मुख्य कर्णधारों को संविधान और समाज के प्रति उनकी प्रतिबद्धता से हटाकर व्यक्तिनिष्ठ बना दिया गया है। अर्थात कई ऐसे उदाहरण दिए जाते हैं जबकि प्रशासनिक अधिकारी और जांच एजेंसियां स्वतंत्र निर्णय लेने में असमर्थ रही हैं। मंत्री महोदय और उनके सचिवालय के वरिष्ठ अधिकारी उन निर्णयों को प्रभावित करते रहे हैं। हमारे देश के वरिष्ठ सिविल अधिकारी जी हजूरी वाले क्यों बन गए हैं? इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि नियुक्ति और तबादलों या पदोन्नति के मामले में मंत्रियों ने बड़ी बेरहमी से काम किया है। उन्होंने सिविल अधिकारियों को उत्साह भंग करने और उन्हें नमनशील आज्ञाकारी बनाए रखने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। इसलिए कोई भी प्रशासनिक अधिकारी स्वतंत्रता पूर्वक कार्य नहीं कर सकता। उनके ऊपर तबादले का पदोन्नति का दबाव जो है निरंतर बना रहता है। तीसरा आता है संसदीय दबाव के कारण की गई जांच पड़ताल। जब कभी किसी गंभीर त्रुटि की ओर इशारा किया जाता है तो संसद ने उस मामले की जांच की मांग की। नई दिल्ली के विलिंगडन अस्पताल में डॉक्टर लोहिया की मृत्यु के बाद अस्पताल के कामकाज की जांच की गई। लाइसेंस प्रणाली की जांच के लिए औद्योगिक लाइसेंस समिति का गठन किया गया। 1987 में बोफोर्स सौदे की जांच के लिए दोनों सदनों की एक संयुक्त समिति बनाई गई। समिति का कार्य यह था कि वह उन लोगों की शिनाख्त करे जिन्हें रक्षा सौदे में कमीशन दिया गया। जुलाई 1992 में बैंकों में हुई वित्तीय घोटाले की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति का गठन किया गया। नरसिम्हा राव के प्रधानमंत्रित्व काल में स्वयं प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद के अनेक सदस्यों पर भ्रष्टाचार और अनियमितता बरतने के लिए गंभीर आरोप भी लगाए गए और यूरिया घोटाले और दूरसंचार घोटाले के प्रकाश में आने के बाद संसदीय बहस में एक अंधड़ की शक्ल ग्रहण कर ली और कई दिनों तक संसद की कार्यवाही ठप रही। लोकतंत्र में आस्था रखने वाले सभी भारतीयों के लिए वोल्कर समिति का यह निष्कर्ष खतरे की घंटी से कम नहीं कि कांग्रेस पार्टी और नटवर सिंह पूर्व विदेश मंत्री को इराक में सद्दाम हुसैन के शासनकाल में तेल के बदले अनाज कार्यक्रम के जरिए लाभान्वित किया गया। शिकायतों की ओर ध्यान आकर्षण करना। संसद सदस्य प्रश्नों के माध्यम से जनता की शिकायतों को सदन के समक्ष लाते हैं और लोकसभा और राज्यसभा की प्रत्येक बैठक का पहला घंटा प्रश्नकाल कहलाता है, जिसमें संसद सदस्य मंत्रियों से प्रश्न पूछते हैं और उनसे उत्तर प्राप्त करते हैं। भारतीय संसद की कार्यप्रणाली के संदर्भ में हम शून्यकाल की भी चर्चा करते हैं और दोपहर के 12 बजे से 1 बजे तक का काल जो होता है वो शून्यकाल कहलाता है। और शून्यकाल में ऐसे मसले भी उठाए जाते हैं जिनका कार्यसूची में कोई समावेश नहीं होता है। प्रश्नकाल कार्यपालिका को सजग, सचेत व उत्तरदायी बनाता है। प्रश्नों से भी ज्यादा महत्व अनुपूरक प्रश्नों का होता है क्योंकि उनका उत्तर तुरंत देना पड़ता है। प्रश्नों के माध्यम से सरकार को अपनी गलतियां सुधारने का मौका भी मिलता है। सरकार और अधिकारियों के कामकाज में पारदर्शिता लाने और भ्रष्टाचार को रोकने के उद्देश्य से जून 2005 में सूचना अधिकार नागरिकों का एक मौलिक अधिकार बन गया, परंतु सुरक्षा मामलों की जानकारी को इस अधिनियम की परिधि से बाहर रखकर एक संतुलन कायम करने की कोशिश की गई। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार से संसदीय कार्य प्रणाली व्यवहारिक रूप से भिन्न भिन्न स्तरों पर अपनी भूमिका को उन्होंने दर्ज किया। कहीं कहीं नकारात्मक भूमिका तो कहीं कहीं सकारात्मक भूमिका देखने को मिली। अब बात आती है संसद और संसदीय परंपराओं का पतन किस प्रकार से हुआ। श्रीमती गांधी के शासनकाल के अंतिम दिनों में संसद के पतन की चर्चा एक आम बात हो गई। प्रसिद्ध राजनीतिक समीक्षक वर्गीस ने तो यहाँ तक कह दिया कि भारतीय संसदीय व्यवस्था विनाश के कगार तक पहुंच चुकी है। आपात स्थिति 1975 से 77 के दौरान संसद असामान्य दबावों के अंतर्गत कार्य कर रही थी। जनता पार्टी के शासनकाल में 1977 और 80 में भी आपसी मनमुटाव ने राजनीतिक संस्थाओं को एक हद तक उद्देश्यहीन बना दिया था। 1980 के बाद व्यक्तिगत राजनीति के विकास के कारण लोकतांत्रिक परंपराओं का तेजी से पतन हुआ। उन दिनों व्यक्तिगत नेतृत्व पर जितना जोर दिया गया उतना राजनीतिक संस्थाओं के विकास पर नहीं दिया गया। राजीव गांधी ने प्रधानमंत्री बन जाने के बाद यह घोषणा कर दी कि विपक्ष से राय लेकर
जहां तक संभव हो सकेगा आम सहमति के अनुसार कार्य करेंगे। पर बाद में कई ऐसी घटनाएं घटी जिससे राजीव गांधी की विश्वसनीयता में भी कमी आ गई और 10वीं लोकसभा और उसके बाद का काल काफी शोर शराबे का रहा। संसदीय मर्यादाओं और परंपराओं के पतन के प्रमुख कारण इस प्रकार रहे। अध्यादेशों और सरकारी आदेशों के माध्यम से कानून निर्माण की प्रवृत्ति। राष्ट्रपति को संसद के अवकाश के दौरान अध्यादेश जारी करने का अधिकार प्राप्त है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपसे कई बार 2 नंबर के प्रश्न में यह पूछा जा सकता है छोटे प्रश्नों में कि अध्यादेश किसे कहते हैं। अध्यादेश विद्यार्थियों वह होता है जब संसद का सत्र नहीं चल रहा होता है तो राष्ट्रपति अपने आदेश के माध्यम से एक कानून बनाता है जिसे अध्यादेश कहा जाता है। और यह अध्यादेश पूर्ण रूप से कानून तभी बनता है जब संसद का अधिवेशन चलेगा, तब संसद के अधिवेशन में इसे पास कर लिया जाएगा तो ये कानून पूर्ण रूप से कानून बन जाता है। अगर पास नहीं हो पाता है तो यह वहीं खत्म हो जाता है। परंतु इस शक्ति का इस्तेमाल अत्यंत अनिवार्य परिस्थितियों में किया जाना चाहिए, ऐसा कहा गया है। कई बार इस शक्ति का दुरुपयोग भी किया गया है। मार्च 1996 में नरसिम्हा राव सरकार ने राष्ट्रपति से 2 अध्यादेशों पर हस्ताक्षर कराने चाहे। इनमें से एक चुनाव प्रचार की अवधि घटाने और दूसरा दलित ईसाइयों को आरक्षण देने से संबंध रखता था। राष्ट्रपति ने चुनाव के ठीक पूर्व इन अध्यादेशों पर हस्ताक्षर करना उचित नहीं समझा और कानून विशेषज्ञों ने राष्ट्रपति के इस फैसले को सही बतलाया। अप्रैल 2006 में मानव संसाधन विकास मंत्री ने उच्च शिक्षा संस्थानों में पिछड़े वर्गों के लिए 27% आरक्षण की घोषणा की। 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों से ठीक पहले की गई इस घोषणा पर आपत्ति उठाई गई। चुनाव के ठीक पहले मंत्रियों द्वारा इस तरह की नीतियों की घोषणा लोकतांत्रिक सिद्धांतों के प्रतिकूल है। इस तरह के मामलों में संसद सत्र का इंतजार किया जा सकता है क्योंकि लोकतांत्रिक बहस या वाद विवाद का सर्वश्रेष्ठ और सर्वोच्च मंच संसद ही है। संसद की गरिमा और शालीनता का प्रश्न। सांसदों में अनुशासनहीनता की प्रवृत्ति जोर पकड़ती जा रही है। लोकतंत्र में निर्णयों पर पहुंचने का एकमात्र तरीका आपसे विचार विमर्श होता है, पर यदि संसद या विधानसभा में बहस के बजाय शोर शराबा हो और मुक्के चलने लगे और किसी भी विषय पर तर्कसंगत निर्णय की अपेक्षा कैसे की जा सकती है। 23 दिसंबर 1999 को लोकसभा में जब महिला आरक्षण विधेयक पेश किया गया तो कई पार्टियों के सांसदों ने काफी हो हल्ला किया, चीखने चिल्लाने, अध्यक्ष के आसन तक पहुंच जाने, सदन सौंध में ही धरने पर बैठ जाने जैसे कई आत्मघाती प्रदर्शन किए। सांसदों का वेतन बढ़ रहा है पर उनके काम का समय कम हो रहा है। मई 2004 में यूपी सरकार बनने के बाद दिसंबर 2007 तक लोकसभा में हंगामे से 365 घंटे 39 मिनट बर्बाद हुए। राज्यसभा में 354 घंटे 50 मिनट हंगामे की भेंट चढ़ गए। संसद के दोनों सदनों में 720 घंटे 29 मिनट कोई काम नहीं हुआ। संसद की 1 मिनट की कार्यवाही पर करीब 26,000 रुपए खर्च होते हैं। इस प्रकार बर्बाद हुए समय की कीमत 112 करोड़ रुपए से भी अधिक निकलती है। और यह जो पैसा है, ये जो मितव्यय हुआ, ये किसके भेंट चढ़ा? ये जनता की भेंट ही चढ़ा। विश्वासघात के दौरान रिश्वतखोर के आरोप। नरसिम्हा राव सरकार ने शक्ति परीक्षण के दौरान झारखंड मुक्ति मोर्चे का समर्थन हासिल करने के लिए इसके नेताओं को 2.8 करोड़ रुपए की रिश्वत दी थी और 28 जुलाई 1993 को 241 के मुकाबले 265 वोटों से कांग्रेस जीत गई। जब घूसखोरी के आरोप सामने आए तो सरकार की साख पर बट्टा लग गया, किंतु इन घूसखोर सांसदों में से एक को भी सजा नहीं मिली। ऐसा क्यों? 22 जुलाई 2008 को मनमोहन सिंह सरकार ने जिस अप्रत्याशित ढंग से विश्वास मत हासिल किया उससे सरकार तो जीत गई परंतु संसद दागी हो गई, अर्थात संसद पर दाग लग गया। निष्ठाएं बदलने वालों की मदद के द्वारा मिली इस जीत से आम जनता के मन में राजनेताओं के प्रति अविश्वास के अलावा और कुछ नहीं उपज सकता। विश्वास मत में सरकार की हार जीत तो देश
ने पहले भी देखी थी, लेकिन संसद के पटल पर नोटों का बिखरना अभूतपूर्व था। हिंदी के प्रसिद्ध समाचार पत्र दैनिक जागरण की संपादकीय टिप्पणी इस प्रकार थी कि कांग्रेस और उसके घटक दल अपनी सरकार और परमाणु करार दोनों के बचे रहने पर हर्षित हो सकते हैं, लेकिन यदि वे संसदीय मूल्यों के प्रति तनिक भी ईमानदार हैं, तो उन्हें जीत हासिल करने के अपने तौर तरीके पर शोक मनाना चाहिए। पैसा लेकर सवाल पूछने के आरोप। जनता की सेवा की दुहाई देने वाले सांसदों द्वारा सदन में प्रश्न पूछने के लिए पैसा लेने के आरोपों ने संसद की गरिमा को अत्यधिक क्षति पहुंचाई। समाचार चैनल आज तक द्वारा दिखाए गए स्टिंग ऑपरेशन में 11 सांसद इन आरोपों के घेरे में थे, जिनमें से 10 लोकसभा के सदस्य थे और एक सदस्य राज्यसभा का था। संसद के दोनों सदनों ने इन सभी सांसदों को दोषी ठहराया और 23 दिसंबर 2005 को उन्हें संसद से निष्कासित कर दिया गया। 10 जनवरी 2007 को उच्चतम न्यायालय ने एक फैसला दिया कि सांसदों को निकाल देने का संसद का फैसला सही था। इससे सांसदों के मौलिक अधिकारों का हनन नहीं हुआ, क्योंकि स्पीकर द्वारा गठित जांच समिति के सामने अपनी बात रखने के लिए उन्हें पर्याप्त मौके दिए गए थे। सदस्यों की प्राय गैर हाजिरी। सदन के दोनों सदनों की बैठक अब वर्ष में 100 दिन तक भी नहीं चलती है। इस तरह की शिकायतें भी रही कि संसद सदस्य विधि निर्माण के कार्य में कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखाते। कुछ विशिष्ट अवसरों को छोड़कर सदन की उपस्थिति बहुत कम होती जा रही है। 30 मार्च 1990 को एक महत्वपूर्ण संशोधन विधेयक लोकसभा में इसलिए गिर गया क्योंकि उस समय सदन में उतने सदस्य उपस्थित नहीं थे जितने की होने चाहिए थे। इस विधेयक का संबंध पंजाब में राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाना था। बाद में 6 अप्रैल को वह पारित किया जा सका। 1991 से 1996 के बीच यानी 5 वर्षों के दौरान संसद की हर वर्ष 85 से अधिक बैठकें नहीं हो सकी और कई बार तो जैसे जैसे कोरम पूरा किया जाता, कई बार सांसद रजिस्टर में साइन करके चले जाते। 1 दिसंबर 2007 को सदन यानी लोकसभा में से सबसे ज्यादा सांसद नदारद रहे। इस दिन 336 सांसद आए ही नहीं। 28 फरवरी 2008 को सदन में इकोनॉमिक सर्वे पेश किए जाने के दिन 130 और 29 फरवरी को आम बजट के दिन 115 सांसद अनुपस्थित थे। संसद और सांसदों के रखरखाव पर प्रतिवर्ष करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। ऐसी स्थिति में संसद कार्यों के प्रति सदस्यों की उदासीनता एक चिंता का विषय बन चुकी है। संसद सदस्य अपने विशेषाधिकारों के प्रति जरूरत से ज्यादा संवेदनशील हैं। संसद सदस्यों का यह विशेषाधिकार है कि सदन में कही गई किसी भी बात के लिए उनके विरुद्ध किसी भी अदालत में कोई कार्यवाही नहीं की जा सकेगी। यह अधिकार उन्हें इसलिए दिया गया था ताकि वे अपने दायित्व का समुचित रूप से निर्वाह कर सकें। देखने में आया कि संसद सदस्य अपने विशेषाधिकारों के प्रति बड़े संवेदनशील हैं। कई बार तो समाचार पत्रों में छपे ऐसे विवरणों को भी अपनी मानहानि का मामला मान लेते हैं, जो वास्तविक तथ्यों या घटनाओं पर आधारित होते हैं। रिपोर्ट यदि सच्ची और दुर्भावना विहीन है, संसद सदस्यों और विधायकों को उसके प्रति उदार दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। दल बदल और क्रॉस वोटिंग। दल बदल करना और क्रॉस वोटिंग अपने दल के विरुद्ध वोटिंग करना क्रॉस वोटिंग कहलाता है। यदि किन्हीं सैद्धांतिक कारणों से अपने दल का परित्याग करना पड़े तब तो एक अलग बात होती है, पर यदि यह कार्य सत्ता प्राप्ति और काला धन बटोरने के लिए किया जाए तो इसे मतदाताओं के साथ विश्वासघात ही माना जा सकता है। इसमें भी ज्यादा गंभीर बात क्या है कि दल बदल की स्थिति में लोकसभा अध्यक्ष और विधानसभा अध्यक्षों ने जो आदेश या निर्णय दिए वे स्वयं दलबंदी से प्रेरित रहे और इसलिए उन्हें चुनौती भी दी गई। ऐसे कुछ निर्णयों को उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालयों ने अवैध ठहराया। मार्च 2000 में राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनावों में निर्दलीय या विरोधी उम्मीदवार जीत गए, जबकि पार्टी उम्मीदवारों को हार का मुंह देखना पड़ा। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव साधारण
निरक्षर मतदाता नहीं बल्कि विधायक करते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि इन चुनावों में या तो पैसे की भूमिका ज्यादा रही या फिर विधायकों ने पार्टी अनुशासन के महत्व को उतना महत्व नहीं दिया जितना कि निजी संबंधों को। इसे क्रॉस वोटिंग यानी पार्टी के विरोध में मत देना कहा गया। इस बुराई से निपटने के लिए 2003 में जनप्रतिनिधित्व कानून में एक संशोधन किया गया, जिसके जरिए राज्यसभा चुनाव के दौरान गोपनीय तरीके से मतदान की व्यवस्था समाप्त कर दी गई और 22 जुलाई 2008 को मनमोहन सिंह सरकार इसलिए बच गई क्योंकि विपक्ष के करीब 1 दर्जन सांसदों ने अपना पाला बदला और कई सदस्य अनुपस्थित भी रहे। विश्वास मत के पूर्व यह चर्चा जोरों पर थी कि विपक्षी सांसदों को खरीदने की कोशिश की जा रही है। कुछ सांसद अपना आर्थिक हित साधने में लगे हुए थे तो कुछ राजनीतिक हित साधने में लगे हुए थे। कुछ ऐसे भी थे जो आर्थिक और राजनीतिक दोनों ही लाभ बटोरने के फेर में थे। लोकतंत्र में जनता का विश्वास बना रहे, इसके लिए यह जरूरी है कि विधायकों और संसद सदस्य अपने दल के अनुशासन व सिद्धांतों के प्रति निष्ठा रखें। पैसा लेकर सदन में प्रश्न पूछने या 22 जुलाई 2008 के संसदीय कार्य व्यवहार ने यह स्पष्ट कर दिया कि हम इतिहास के उस दौर में हैं जब सार्वजनिक जीवन में व्याप्त भ्रष्टाचार सबसे बड़ी चुनौती है। संविधान के अनुसार ऐसा कोई व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं बन सकता जो सरकारी लाभ के पद पर हो। मई 2005 में लाभ के दर्जनों पदों को अलाभकारी बनाने की घोषणा की गई। इस विधेयक के द्वारा संसद की गरिमा को नुकसान भी पहुंचाया गया है और संसदीय संस्थाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए ये जरूरी है कि संसद सदस्य सही अर्थों में जनता का प्रतिनिधित्व करें। संसद सदस्यों को छात्र छात्राओं की तरह गहन अध्ययन और होमवर्क करना होता है। जब तक पर्याप्त सूचना, तथ्य और आंकड़े उनके पास नहीं होंगे तब तक वे किसी भी मसले को प्रभावशाली ढंग से नहीं उठा सकेंगे। 1996 में लोकसभा की नीति निर्धारक समिति ने यह सिफारिश की थी कि सांसदों को आम जनता के प्रति जवाबदेह होना चाहिए। समिति ने सांसदों के लिए एक आचार संहिता का भी निर्माण किया। राज्यसभा की नीति निर्धारण समिति ने भी इस संबंध में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की और यह आशा की जाती है कि दोनों सदन अपने सदस्यों के आचरण में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए नैतिक मानदंडों को लागू करने की कोशिश करें। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप देख सकते हैं कि इनमें किस प्रकार से, देखो आप चित्र में देख सकते हैं कि हिंदी के प्रसिद्ध समाचार पत्र दैनिक जागरण में 20 फरवरी 2009 के छपे इस विवरण को हम ध्यान से पढ़ें तो हमें पता चलेगा कि देखो आने वाले चुनावों में आप सभी को हार जाना चाहिए। देश की जनता आपको अच्छी तरह पहचान जाएगी और चुनावी फैसला कर सबक सिखाएगी। लोकसभा की 1 घंटे की कार्यवाही पर 25 लाख रुपए से भी ज्यादा खर्च होते हैं और सत्र के दौरान प्रत्येक सदस्य को रोज 500 रुपए का भत्ता भी मिलता है। इसके बावजूद सांसद कार्यवाही बाधित कर जनता का पैसा बेकार करने में जरा भी कोताही नहीं करते। 11वीं लोकसभा में सांसदों ने पूरी कार्यवाही का 6% वक्त इसी तरह से बर्बाद कर दिया। 12वीं लोकसभा में ये आंकड़ा 11% और 13वीं लोकसभा में 25% से भी ज्यादा हुआ। उनकी एक ने सुनी तो स्पीकर के तेवर बेहद तीखे हो गए। उन्होंने हंगामा कर रहे सदस्यों से कहा, आने वाले चुनावों में आप सभी को हार जाना चाहिए। देश की जनता आपको अच्छी तरह पहचान जाएगी और चुनावी फैसला का सबक सिखाएगी। इस स्थिति में तो सदन की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी जानी चाहिए। आपको संसद आने का भत्ता भी नहीं मिलना चाहिए। आप इसके हकदार नहीं हैं। आप देश की जनता का अपमान कर रहे हैं और उसे मूर्ख बना रहे हैं। फिर भी नहीं माने सांसद। इतनी सारी मलामत के बाद भी सदस्य शांत नहीं हुए और स्पीकर ने सदन को दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप देख सकते हैं कि संसद में किस प्रकार से हंगामे होते हैं और किस प्रकार से धन का अपव्यय होता है, समय का अपव्यय होता है और जनता की आकांक्षाओं और जनता की
प्रतिबद्धता या उसकी इच्छाओं का हनन होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में प्रिय विद्यार्थियों हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि लोकसभा के अध्यक्ष की स्थिति किस प्रकार की होती है, वह क्या भूमिका अदा करता है, इन सब के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। अगले वीडियो तक हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।